हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारे 9th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमें चेंजेज ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करनी है। हम इससे पहले 3 लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर में। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोड्यूस किया था, दूसरे लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बात की थी। उससे अगले लेक्चर में हमने टेम्परेचर पे बहुत सारी बातें की थी। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, वो सारी चीज़ें, और आपको होमवर्क में मिला हुआ था, होमवर्क सबमिट कर दीजिए। अब हमें क्या है, अब हमें पढ़ना है चेंजेज ऑफ स्टेट्स। एज यू ऑल नो कि मैटर के कितने स्टेट्स हैं? आपको कहे सर 5 स्टेट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन आप प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को कुछ देर के लिए क्या कर लीजिए, भूल जाइए, क्योंकि एवरीडे लाइफ में जो हम देखते हैं ना, हमारे अगल बगल में जो स्टेट्स होता है चेंज, स्टेट्स मतलब सॉलिड से लिक्विड, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना, तो ये 3 में ही हो पाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का जो फॉर्मेशन है वो लेबोरेटरी में होता है, या उसके लिए जो कंडीशंस चाहिए वो हमारे सराउंडिंग में मौजूद नहीं है। जैसे प्लाज्मा होने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना होगा, 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस, यानी तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना पड़ेगा, या नहीं तो अगर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाना है तो लो डेंसिटी के गैस को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ले जाना होगा, जो कि इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में संभव नहीं है। तो सराउंडिंग में जो स्टेट्स चेंज होते हैं वो इन्हीं 3 के बीच होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में। तो हमें पढ़ना भी किसके बीच में? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चेंजेज ऑफ स्टेट्स, नाम आप समझ गए होंगे, स्टेट का बदलना, यानी कि कोई चीज, कोई मैटर है वो सॉलिड है तो उसे लिक्विड बनाना, लिक्विड को गैस बनाना, गैस को लिक्विड बनाना, लिक्विड को सॉलिड बनाना, सॉलिड को गैस बनाना, गैस को सॉलिड बनाना। ये जो कन्वर्जन होगा मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसी को कहा जाएगा चेंजेज ऑफ स्टेट्स। क्या कहा जाएगा? चेंजेज ऑफ स्टेट्स। तो अगर आपको स्टेट चेंज करना है, मैटर के स्टेट को बदलना है, तो आपके पास 2 उपाय हैं बाबू। पहला है चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा है चेंजिंग प्रेशर। यानी कि आप स्टेट बदलने में 2 फैक्टर्स आपकी मदद करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, ये 2 फैक्टर्स हैं जो स्टेट बदलने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। जब आप उसे हीट देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, जिसके वजह से क्या होता है, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है और स्टेट चेंज होता है। यही रीजन था ना कि गर्म करने पर जनरली चीजें एक्सपेंड करती थी। जनरली कोई जरूरी नहीं कि किसी भी चीज को गर्म करोगे तो वो हमेशा एक्सपेंड भी करेगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गर्म होने पर कंट्रैक्ट भी करती हैं, हम लोग आगे देखेंगे उसको। समझ गए? तो पहला चीज है टेम्परेचर बदल देना। टेम्परेचर बदलने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रभावित होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रभावित होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रभावित होगा, और ओवरऑल स्टेट बदल जाएगा। समझ गए? तो टेम्परेचर ऐसे होता है। और प्रेशर क्या करेगा? तो देखिए, प्रेशर भी क्या करता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ही चेंज करता है। अगर रियल में देखा जाए ना, रियल में देखा जाए तो सारा खेल जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है। पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का सारा खेल है। इसीलिए तो कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं। सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का है। समझ गए? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, और अगर लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को आप घटा दो व्यवस्था लगा के, तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड बन सकता है। लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दो, वो गैस बन सकता है। गैस के काइनेटिक एनर्जी को घटा दो, वो लिक्विड बन सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करना है। काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कैसे करोगे? फोर्स बढ़ा के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को घटा दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। आया समझ में? सवाल उठता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किससे बदलेगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से। तो टेम्परेचर क्या करना चाहता है? वो या तो फैलाता है या कई कंडीशंस में कंप्रेस भी करता है, यानी कई कंडीशन में कंप्रेस करता है, कई कंडीशन में एक्सपेंड करता है। तो उसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रभावित होगा। और प्रेशर हमेशा क्या चाहता है? प्रेशर हमेशा दबाना चाहता है, यानी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना चाहता है। तो प्रेशर का भी खेल हो जाएगा। तो यानी स्टेट बदलने के लिए हमें 2 चीजें, हमारा 2 फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है क्या? चेंजिंग टेम्परेचर, दूसरा है चेंजिंग प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया हो। हमेशा याद रखिए, प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना चाहता है,
हमेशा कम करना चाहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम करना चाहता है, यानी हमेशा वो कंप्रेस करना चाहता है। और टेम्परेचर दोनों कर सकता है, वो एक्सपेंड भी करवा सकता है और कंप्रेस भी करवा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्जन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट सा बनाया गया है। ये चार्ट आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जो आपको नोट बनाया गया उसमें ये जगह खाली छोड़ा गया है और यहाँ पर लिखा गया है नोट डाउन बोर्ड से करने के लिए। तो ये चार्ट आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड को देखिए, सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो वो मेल्टिंग कहलाएगा। सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनाएगा। लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो वो लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो वो वेपोराइजेशन कहलाएगा। लिक्विड जब गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन कहलाएगा। और गैस जब लिक्विड में बदलेगा तो वो कंडेंसेशन कहलाएगा। समझ गए? गैस जब लिक्विड में बदला तो कंडेंसेशन, और लिक्विड जब गैस में बदला तो वेपोराइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड को आप गर्म कीजिएगा तो वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस को ठंडा कीजिएगा वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। अब देखिए चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। सॉलिड है आपके पास, आपने क्या किया, उसे गर्म कर दिया, और गर्म करके उसे गर्म करते करते आपने उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग, इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो सॉलिड मेल्ट करेगा, लिक्विड बनेगा। अच्छा, लिक्विड को अब आप और गर्म कीजिएगा तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। एंड तो ये हो गया, ये एक स्टेट है। जनरली देखिए, किसी सॉलिड को जब आप जनरली गर्म करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। और गैस को अगर आप ठंडा कीजिएगा तो वो क्या होगा? लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को ठंडा कीजिएगा तो वो सॉलिड बनेगा। जनरल ये तरीका है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बर्फ, आइस को आप गर्म कीजिएगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सॉलिड क्या बन गया? लिक्विड, मेल्टिंग हो गया। और वाटर को आप और गर्म कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। तो क्या हुआ? वेपोराइजेशन। समझ गए? और आप वेपर को ठंडा कीजिएगा तो क्या वो डायरेक्ट आइस बन जाएगा? नहीं, वेपर को आप ठंडा कीजिएगा तो वेपर पहले वाटर बनेगा, और वाटर फिर आइस बनेगा। यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। पाथवे ऐसा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये पाथवे है। लेकिन कई ऐसे भी सब्सटेंसेज हैं जिनको अगर आप गर्म कीजिएगा ना सॉलिड को, तो वो लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट गैस में चला जाएगा। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप कूल कीजिएगा तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। इसके अलावा भी एग्जांपल है आयोडीन, जो कि आप नमक का पार्ट है, आयोडीन। आयोडीन सॉलिड होता है, उसे आप गर्म कीजिएगा तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। समझ गए? डायरेक्ट गैस बन जाएगा। नेफ्थलीन बॉल, वो जो कीड़ा उड़ा मारने के लिए उजला कलर का बॉल डाला जाता है ठंडी वाला कपड़ा में, देखे होंगे आप, वो भी क्या होता है? वो भी डायरेक्ट किस में बदलता है? अगर वो गर्म होगा तो वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा, वो लिक्विड नहीं बनेगा। कपूर, कैम्फोर, कपूर, कपूर जानते हो आप? कपूर जो होता है, जो आरती में जलाते हैं हम लोग, कपूर अगर गर्म होगा तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, वो लिक्विड नहीं बनता है। आया समझ में? तो ये है कन्वर्जन का पैटर्न, कि अगर आप सॉलिड को गर्म कीजिएगा वो लिक्विड, लिक्विड को गर्म कीजिएगा गैस, गैस को ठंडा कीजिएगा लिक्विड, लिक्विड को ठंडा कीजिएगा सॉलिड। ये है पैटर्न। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है। तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदल जाना सब्लिमेशन, और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाना डिपोजिशन। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया। हम लोग फिर डिटेल्स में सब पे बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन ये चार्ट आपको समझ में आया? ओके ठीक है। तब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मेल्टिंग। तो इसे इरेज करते हैं और शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं हम मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड में क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एग्जांपल के लिए आप देखें तो अगर आप आइस को गर्म करें तो आइस कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में। हो गया ना? आइस क्या है बाबू? सॉलिड है। और वाटर क्या है? लिक्विड है ना? लिक्विड। तो सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। तो ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। समझ गए? तो सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड में क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अब देखिए, किसी भी सॉलिड को जब आप गर्म करना शुरू करेंगे
तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे आप बर्फ ले लीजिए, बर्फ का टेम्परेचर लेट सपोज -20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप इसे रख देंगे सराउंडिंग में या उसे गर्म करेंगे तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और वो बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। और जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, आइस कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में, यानी सॉलिड कन्वर्ट होने लगा वाटर में। कितना टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम क्या कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सी। समझ में आया? जिस टेम्परेचर पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, प्रेशर फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को नहीं बदलना है। दोनों चीज है ना, टेम्परेचर और प्रेशर, तो प्रेशर को नहीं बदलना है, तो प्रेशर को फिक्स रखो। प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 76 mm per सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी बैरोमीटर लगा के एक, मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, जो कि आप जानते हैं क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं ना, फोर्स एंड प्रेशर। तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर लगाता है 1 atm के बराबर, तो प्रेशर 1 atm है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये याद रखना है हमेशा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सी। अगर आप इसके बाद देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल अगर आप देखना चाहो तो आपको बताया था मैंने, या फिर सुन लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का। टंगस्टन जानते हो आप, बल्ब बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सी, 3422 डिग्री सी। ठीक उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट, जो कि ग्रेफाइट आप जानते होंगे, ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, अगर उस ग्रेफाइट को आप गर्म करने जाओगे तो ये नियरली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 4000 डिग्री सी होता है। समझ गए? तो यहां पर मैंने 3 एग्जांपल लिए, ध्यान दीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस है एंड ग्रेफाइट का 4000 डिग्री सेल्सियस है नियरली। अब सवाल उठता है किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों और किसी सॉलिड का ज्यादा क्यों? रीजन क्या है? कोई सॉलिड जल्दी पिघल जाता है, बर्फ देखिए कितना आसानी से पिघल गया, और उसी की जगह पे टंगस्टन देखिए कितना ज्यादा मुश्किल से पिघल रहा है, ग्रेफाइट और ज्यादा मुश्किल से पिघल रहा है। तो रीजन क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, नोट में भी लिखा हुआ है कि जिस सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट इज एसोसिएटेड विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड। ग्रेटर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप देखते हैं कि कोई सॉलिड बड़ा मुश्किल से पिघल रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। आया समझ में? यानी कि ग्रेफाइट का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, बर्फ का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कमजोर है। समझ गए? तो मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या दिखाता है? एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दिखाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो टेम्परेचर का खेल हुआ, प्रेशर का भी तो असर होता है, प्रेशर का भी तो असर होता है। तो सवाल उठता है कि मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या असर होगा? प्रेशर के बदलने से मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? तो देखिए, प्रेशर का असर मेल्टिंग पॉइंट पर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब कि प्रेशर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस भी कर सकता है और मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज भी कर सकता है। प्रेशर दोनों काम करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। सवाल उठता है कब बढ़ाएगा कब घटाएगा? तो देखिए, वो डिपेंड करेगा कि जिस सॉलिड को आप मेल्ट कर रहे हैं, जिस सॉलिड को आप पिघला रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। सॉलिड अगर ऐसा है जो पिघलने के बाद कंट्रैक्ट करेगा, ध्यान सुनिएगा, जो पिघलने के बाद कंट्रैक्ट करेगा, यानी जिसका वॉल्यूम घटेगा पिघलने के बाद, उसमें प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब वो टेम्परेचर का साथ देगा और मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा।
जैसे बर्फ, बर्फ जब पिघलता है तो वो कंट्रैक्ट करता है। आप ये पढ़े होंगे कि भरा हुआ बोतल पानी का अगर हम बंद करके फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दे तो बोतल फट जाता है। या वर्षा या ठंडी के समय में जो ठंडे क्षेत्र होते हैं लाइक जम्मू कश्मीर तरफ, तो पानी का जो पाइप होता है वो फट जाता है ठंडी महीने में। क्यों? तो आपने उसका आंसर दिया होगा कि जब वाटर फ्रीज करता है, जमता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है? वो पाइप को फाड़ देता है। तो जो चीज फ्रीज होने पर वॉल्यूम बढ़ाएगा वो ठंडा होने पर वॉल्यूम घटाएगा ना बाबू। तो यानी बर्फ जब पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा, यानी वो कंट्रैक्ट करेगा। और यही काम तो प्रेशर करना चाहता है। प्रेशर क्या चाहता है? वॉल्यूम को कम करना चाहता है ना। और आप पिघल के भी वॉल्यूम कम ही हो रहा है, तो प्रेशर कहेगा दोनों आदमी दोस्त दोस्त। टेम्परेचर कह रहा है हम पिघलाएंगे, प्रेशर कह रहा है कि हम वॉल्यूम घटाएंगे, और अल्टीमेटली पिघलने के बाद वॉल्यूम घटेगा ही। तो प्रेशर कहेगा अरे टेम्परेचर हम तुम्हारे साथ है, चलो दोनों आदमी मिलके पिघलाते हैं। तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो वैसा सॉलिड जिसको जो मेल्ट होने पर कंट्रैक्ट करेगा उसमें प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा। और वैसा सॉलिड जिसमें एक्सपेंड करेगा, मोस्ट ऑफ द सॉलिड में क्या होता है? जब गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करता है। लाइक आयरन, आयरन को जब आप पिघलाइएगा तो आयरन एक्सपेंड करेगा। तो आयरन जब एक्सपेंड करना चाहेगा तो अगर प्रेशर को बढ़ाइएगा आप, तो प्रेशर कहेगा ना 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 ना, वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे। और टेम्परेचर कह रहा है नहीं हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कह रहा है नहीं हम बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हमको बढ़ाना है। क्योंकि हम जब हम काइनेटिक एनर्जी देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेगा। तो वैसे सॉलिड जो पिघलने के बाद क्या होते हैं? एक्सपेंड करते हैं। टेम्परेचर प्रेशर उसके विरोध में आ जाता है और वो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। प्रेशर कहता है ना पिघलना नहीं है, क्योंकि तुम पिघल जाओगे तो तुम फैल जाओगे। अब प्रेशर कहता है हम पिघलने देंगे नहीं, तो अगर तुम फैलोगे तो हम नहीं पिघलने देंगे। तो वो क्या कहता है? टेम्परेचर के विरोध में खड़ा हो जाता है कि ना 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 पिघलाने नहीं देंगे। तो क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ता है। आया समझ में? तो प्रेशर का इफेक्ट क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट पर कि तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉलिड पर। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करता है। दोज सॉलिड्स व्हिच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी कि वैसे सॉलिड जो पिघलने पर एक्सपेंड करेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा प्रेशर बढ़ाने से, और डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर बिकॉज प्रेशर अपोजेज एक्सपेंशन। क्या होगा? प्रेशर क्या कर रहा है? एक्सपेंशन को प्रेशर कह रहा है एक्सपेंशन का, हाँ एक्सपेंशन वाला है ना, क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है? एक्सपेंशन का अपोज कर रहा है। तो वैसे सॉलिड जो मेल्ट होने के बाद एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रेशर उसके विरोध में खड़ा है। प्रेशर कह रहा है ना बाबू मेल्ट नहीं करना, यानी वो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है। और अगर प्रेशर घटाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। आया समझ में? ओके। और वैसे सॉलिड जो मेल्ट होने के बाद कंप्रेस करेंगे, प्रेशर उसके साथ बल्ले बल्ले कर रहा है, एकदम चलो ना, यानी वो मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। यानी प्रेशर को बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। किन सॉलिड्स में? जो कंप्रेस होगा, जो दबेगा। तो ये भी पॉइंट देख लीजिए कि दो सॉलिड व्हिच कंट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बिकॉज प्रेशर फेवर्स कंडेंसेशन। क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है? कंट्रैक्शन का फेवर में है, और पिघलने के बाद भी तुम कंट्रैक्ट ही कर रहे हो, तो प्रेशर के आराम से करो। यानी कि पानी जो है, बर्फ जो है, अगर प्रेशर बढ़ा दो तो जीरो क्या माइनस में ही पिघलना शुरू कर देगा, -1 पर -2 पर पिघल जाएगा। समझ गए? लेकिन आयरन का अगर मेल्टिंग पॉइंट 1533 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो 1533 पर नहीं पिघलेगा, वो ज्यादा हो जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अर्थ जानते हैं? अर्थ हमारा अर्थ प्यारा पृथ्वी। तो हमारे अर्थ को अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अर्थ के सबसे ऊपर में क्रस्ट है, उसके नीचे में मेंटल है, फिर कोर है। और कोर में भी 2 कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। और अगर आप वहां पर अगर आप स्टडी किए होंगे कभी ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी के टीचर ने पढ़ाया होगा कि आउटर कोर और इनर कोर आयरन का बना हुआ है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते थे वहां पे कि सर अगर दोनों आयरन का ही बना हुआ है तो इनर कोर सॉलिड क्यों है? क्योंकि जिस टेम्परेचर पे आउटर कोर है उसी टेम्परेचर पे तो इनर कोर भी है ना भाई। तो फिर इनर कोर सॉलिड कैसे है, आउटर कोर लिक्विड कैसे है?
तो इसका आंसर है यही प्रेशर, क्योंकि इनर कोर के पास, इनर कोर ज्यादा गहराई में है तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वहां जो आयरन है वो उतना आसानी से मेल्ट नहीं करेगा। तो इनर कोर के आयरन मेल्ट करने से बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि प्रेशर ने बचा लिया। आया समझ में कि उसने क्या किया, उसके मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, और जो आउटर कोर थे वहां उतना प्रेशर नहीं था तो वो मेल्ट कर गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेशर का असर क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा भी सकता, घटा भी सकता, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉलिड पर। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग। इसके बाद है हमारा फ्रीजिंग। इसके बाद है क्या? फ्रीजिंग। अच्छा एक बात और, मेल्टिंग जो होता है सॉलिड का, अगर सॉलिड में इंप्यूरिटी मिक्स कर दो, इंप्यूरिटी ये भी एक फैक्टर है। इंप्यूरिटी जानते हो आप लोग? इंप्यूरिटी मतलब अशुद्धता, कुछ चीज ऐसा जो उसका पार्ट नहीं है। मान लो कि पानी में नमक डाल के उसको जमा दिए, तब क्या होगा? तो जिन सॉलिड में इंप्यूरिटी मिक्स होगा वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। अगर सॉलिड में इंप्यूरिटी है, अशुद्धता है, कुछ इंप्यूरिटी मिक्स कर दिया आपने, तो वो क्या होगा? वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। तो यानी देखिए ये भी पॉइंट लिखा हुआ होगा कि द एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज इन अ सॉलिड डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप इंप्यूरिटी मिक्स करोगे तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। अब है हमारे पास फ्रीजिंग। फ्रीजिंग नाम से यह स्पष्ट है, फ्रीज करना। फ्रीज में क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। लिक्विड, नोट में देख लीजिए सब लिखा हुआ है, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। इसमें क्या होगा? लिक्विड सॉलिड बनेगा। यानी यहां पर एग्जांपल देखो तो वाटर क्या होगा? वो कन्वर्ट होगा आइस में। ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड, और आइस क्या है? सॉलिड। आइस क्या है? सॉलिड। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रीजिंग। ये क्या हो गया तुम्हारा? फ्रीजिंग। तो जब लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड में तो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। समझ गए? और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड बनेगा वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखना, प्रेशर को क्या रखना है बाबू? कांस्टेंट। प्रेशर कितना है? 1 atm। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच, क्यों हम लिख रहे हैं? नोट में लिखिए, डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखिए लिखा है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेज टू बिकम अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज करता है सॉलिड बनने के लिए, क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आप पानी ले लीजिए और पानी को फ्रीज करना शुरू कीजिए, यानी पानी को ठंडा करना शुरू कीजिए। ठंडा करते जाएंगे। पहले मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी है तो वो 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो ही 0 डिग्री होगा तो वाटर क्या होने लगेगा? वाटर कन्वर्ट होने लगेगा आइस में। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। यानी 0 डिग्री सी पर वाटर क्या होगा? फ्रीज होके आइस बन जाएगा। अब जरा यहां पर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएं तो आपका दिमाग बड़ा बढ़िया से लगेगा। क्या? जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ है आइस और एक तरफ है वाटर। ठीक है, आइस वाटर बनता है यानी मेल्ट करता है, कितना डिग्री सी पर? 0 डिग्री सी पर। और वाटर आइस बनता है 0 डिग्री सी पर। यानी जिस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर बनता है उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस भी बनता है। तो सवाल उठता है कि कब आइस वाटर बनेगा और कब वाटर आइस बनेगा? इसका आंसर ये है बाबू, देखिए सोचने की बात है ना, कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड बन रहा है उसी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड भी बन रहा है। तो कब सॉलिड लिक्विड बनेगा और कब लिक्विड सॉलिड बनेगा? तो आंसर है बाबू कि अगर हीटिंग करोगे, हीटिंग कहने का मतलब अगर हीट दे रहे होगे तो आइस वाटर बनेगा। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर कूलिंग करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर आइस बन जाएगा। यानी कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड बनता है उसी टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड बनता है। सॉलिड लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है। सॉलिड लिक्विड कब बनेगा? जब हीट दे रहे होगे, तो हीट सप्लाई करोगे। और
लिक्विड सॉलिड कब बनेगा? जब हीट ले रहे होगे, यानी कूल कर रहे होंगे। आया समझ में? तो ये दोनों चीज एक ही टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट किन किन चीजों से प्रभावित होता है, देखिए यहां जो मैंने बात की, आप थोड़ा मैं फिर से बोल देता हूं, उसमें आपको क्या समझ में आया कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक ही होता है। जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है, वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लाइक वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सी और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी। तो डिपेंड करेगा कि आप हीट दे रहे हो या कूल कर रहे हो। आया समझ में? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि फ्रीजिंग पॉइंट कौन कौन फैक्टर से प्रभावित होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को फैक्टर करने वाला, प्रभावित करने वाला कारक भी है। पहला है प्रेशर, प्रेशर का असर पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर मैं वही बात कहूंगा, प्रेशर क्या करना चाहता है? कंट्रैक्शन। तो वैसे लिक्विड जो फ्रीज होके कंट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेशर क्या करेगा? उसके साथ आ जाएगा। प्रेशर क्या आएगा? उसको जमाना चाहेगा ना, तो उसके साथ आ जाएगा। और वैसे लिक्विड जो क्या कर रहे हैं, जो जमने के बाद जो फैल रहे हैं, जैसे पानी जमने के बाद फैल रहा है, तो प्रेशर क्या करेगा? उसके विरोध में आ जाएगा। समझ में आया? देखिए नोट में लिखा हुआ है कि दैट लिक्विड व्हिच कंट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, जो कि फ्रीजिंग के बाद कंट्रैक्ट करेगा, which contract on freezing, their freezing point decreases on increasing pressure। यानी जो कंट्रैक्ट करेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा प्रेशर बढ़ने पर। समझ गए ना? क्योंकि प्रेशर काम कर देगा ना, प्रेशर कंट्रैक्ट करवाना चाहता है और फ्रीज होके भी वो कंट्रैक्ट ही हो रहा है, तो टेम्परेचर का कुछ काम तो प्रेशर कर देगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कर जाएगा। समझ में आया? और वैसे सॉलिड या वैसे लिक्विड जो क्या हो रहे हैं, जो मेल्ट होने के बाद, जो फ्रीज होने के बाद एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रेशर उसके विरोध में आ जाएगा। और प्रेशर के ना जमने नहीं देंगे हम, तो वो क्या करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। तो लिखिए, लिखा हुआ है, देखिए, दोज लिक्विड व्हिच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग देयर फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज और इंक्रीजिंग प्रेशर। तो ये हो गया पहला फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर हो गया क्या? इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज मतलब क्या? जो इंप्यूरिटी आपने मिक्स किया, तो इंप्यूरिटी क्या करेगा? इंप्यूरिटी आपके फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा। यानी अगर आप इंप्यूरिटी मिक्स कर दो तो क्या होगा? वो जल्दी जम जाएगा। इंप्यूरिटीज क्या करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। फ्रीजिंग इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया हो, सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का सॉलिड बनना, ये सारा खेल आपको समझ में आया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आज छोटा सा लेक्चर करते हैं, आज मेरी तबीयत थोड़ी उतनी ठीक नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट डे इसको पूरा खत्म कर लेंगे। पूरे को जो भी और चीजें बची हुई हैं, वो भी सारी चीजें आप एक्सरसाइज बना के भेज दीजिएगा। ये भी एक रीजन है कि आपने सभी बच्चों ने एक्सरसाइज नहीं भेजा है, इसलिए भी आगे नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप सारा एक्सरसाइज बना के भेज दीजिएगा, और फिर जो है आगे हम लोग कन्वर्जन देखेंगे गैस का लिक्विड में, या ये सारी चीजें सॉलिड लिक्विड का गैस में, गैस का लिक्विड में। आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इतना आप कर लीजिए आज के क्लास में, और सारा का सारा जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर का न्यूमेरिकल नहीं बना के भेजा है, वो बना के भेज दीजिए, बेहतर रहेगा। आई होप आप सभी याद में हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।